Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students at Punjab Group of Colleges. Today our discussion topic is structure of ice. बेटा जी, आज हमने आइस का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है कि जो बर्फ़ का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है, इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ आइस में मैं आपको बताता चलूं कि जो वाटर है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो टेट्राहेड्रल है। वाटर का स्ट्रक्चर कौन सा है? टेट्राहेड्रल है। तो जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है वो डायरेक्ट अपने साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना सकता है। आप जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। ये आइस का स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि किसका स्ट्रक्चर है? ये वाटर का स्ट्रक्चर है। तो आप देख रहे हैं हमारे पास पहले एक वाटर का मॉलिक्यूल था। अब इस वाटर मॉलिक्यूल के पास 2 लोन पेयर थे ऑक्सीजन के पास। एक ऑक्सीजन के पास लोन पेयर यहाँ था और एक ऑक्सीजन के पास लोन पेयर यहाँ था। अब जो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, दोनों के साथ एक एक वाटर मॉलिक्यूल और अटैच हो गया, जो कि आपको ये नज़र आ रहा है। एक ये है और एक ये है। उसके बाद दूसरी साइड पे आ जाएं तो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। एक ये है और एक ये है। तो अब इन दोनों पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ 2 वाटर के मॉलिक्यूल और अटैच हो जाएंगे और हाइड्रोजन के साथ नेगेटिव पार्ट अटैच होगा, जो कि वाटर का ऑक्सीजन वाला पार्ट इसमें नेगेटिव पार्ट है, तो वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। तो इस तरह वाटर का एक मॉलिक्यूल अपने साथ मज़ीद 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की स्टडी करना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका किस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। वाटर का एक मॉलिक्यूल देख लें तो आप देख रहे हैं एक उसका ये बॉन्ड बना हुआ है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल, इसके 4 कॉर्नर हैं, 4 एंड्स हैं, तो इसलिए हम इसको किसका नाम देंगे? टेट्राहेड्रल का। तो ये था आइस वाटर का स्ट्रक्चर कि वाटर एक मॉलिक्यूल किस तरह 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ डायरेक्टली अटैच हैं। इसमें आप देख रहे हैं जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और जो हाइड्रोजन है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो हाइड्रोजन की ज़्यादा है। तो यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस, कि जो आइस है, जो बर्फ़ है वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है। ये आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा था। इसी को हम आगे बेस बना के चलते हैं कि किस तरह आपने पीछे पढ़ा था, आगे आपको रिमाइंड हो जाए। आप लोगों को पता है बच्चों कि जो आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। क्यों फ्लोट करती है, क्यों उसके ऊपर तैरती है? जब वाटर का लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करना होता है, यानी कि अगर हम उसका टेम्परेचर कम ना करें, वो आइस में कन्वर्ट ना हो, अगर हम सिर्फ वाटर की बात करें तो उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो लेस रेगुलर होते हैं। यानी कि उसमें जो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट है वो इतनी कम्पैक्ट नहीं होती, लेस रेगुलर होती है, जिसकी वजह से इसमें जो फ्री स्पेस है वो भी कम होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जब वाटर लिक्विड फॉर्म में है तो उसकी जो रेगुलरिटी है वो लेस है, लेस रेगुलरिटी है, जिसकी वजह से इसके दरमियान जो फ्री स्पेस है वो भी लेस होगी या कम होगी। तो जब आप वाटर का टेम्परेचर लो करना शुरू कर दोगे, कितना लो कर दें? 4 डिग्री सेल्सियस पे ले आएँ। वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे ले आएँ। जब आप इतना टेम्परेचर अटेन कर जाएंगे तो जो उसके मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, जो कि पहले परमानेंट नहीं थी, अब वो परमानेंट हो जाएगी।
जब टेम्परेचर 4 से ज़्यादा था तो उस वक्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें टेम्पोरेरी थी। तो जब हमने इसका टेम्परेचर 4 डिग्री से बिलो कर दिया तो उसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट देखें तो उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग परमानेंट हो गई थी और उनके मालिक्यूल के दरमियान जो रेगुलरिटी है वो भी बढ़ गई थी। यानी कि ये लेस रेगुलरिटी से किस में कन्वर्ट हो गया था, मोर रेगुलर में कन्वर्ट हो गया था। और इनके दरमियान जो फ्री स्पेस पहले कम थी अब फ्री स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ से एक MCQs ये पूछा जाता है कि जो आइस है वो कितने गुना या कितने % ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करती है दैन वाटर। तो यहाँ लिखा हुआ है फिगर 9%। आइस ऑक्यूपाई 9% मोर स्पेस दैन लिक्विड वाटर। यानी कि जो लिक्विड वाटर है वो 9% कम जगह घेरता है एज़ कंपेयर टू आइस के। और उसके बाद आपने उसमें एक और पॉइंट डिस्कस करना है कि उसकी जो डेंसिटी है, आइस की जो डेंसिटी है ये भी कम हो जाएगी। और अगर हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस की डेंसिटी चेक करें तो वो है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम वाटर की देखें 4 डिग्री सेल्सियस पे तो वो है 1 ग्राम। और आप लोगों को ये पता है कि जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो उस दूसरी चीज़ की सरफेस के ऊपर आ जाती है। क्या मतलब, अगर हम आइस और वाटर की डेंसिटी की बात करें तो आइस की डेंसिटी कम है और वाटर की ज़्यादा है। तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगी और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे रहेगी। इसलिए फिर वाटर है वो नीचे रहेगा और जो आइस है वो ऊपर आ जाएगी क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। इसी रिलेटेड एक बात और है, कुछ लोग जब नहाने जाते हैं स्विमिंग पूल में या फिर दरियाओं समंदरों वगैरह में तो ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। ट्यूब से मुराद वो जो टायर के अंदर ट्यूब रखी जाती है उसके अंदर वो क्या करते हैं, उसको एयर से फिल कर देते हैं और वो यूज़ करते हैं नहाने के लिए। अब बच्चों आप देखेंगे कि जब आप उसको यूज़ करेंगे तो वो जो ट्यूब है वो जब जूं आप उसको पानी के अंदर लेके जाने की कोशिश करेंगे तो वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, जिससे बच्चों को या लोगों को डूबने का खदशा कम होता है और उसको हम इजीली यूज़ करके नहा सकते हैं। तो वो वजह क्या बनती है, क्योंकि जो एयर है उसकी जो डेंसिटी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर के। तो फिर जो वाटर है वो नीचे रहेगा और जो जिसमें हमने एयर को फिल किया है वो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आ जाएगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन था आइस फ्लोट ऑन वाटर कि आइस फ्लोट क्यों करती है वाटर सरफेस के ऊपर। तो ये आपने इसमें थोड़ा सा डिस्कस करना ताकि आपके 2 नंबर सिक्योर हो जाएं। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। अब जो वाटर का या जब वाटर को हमने टेम्परेचर लो किया तो वो आइस में कन्वर्ट हुई, उसका जो स्ट्रक्चर है वो रिजेंबलेंस रखता है डायमंड के स्ट्रक्चर से। इसका क्या मतलब है, अगर हम डायमंड और आइस का स्ट्रक्चर स्टडी करें तो दोनों की जो सिमिलैरिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मैच करते हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जो डायमंड में कार्बन एटम है वो जब हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो टेट्राहेड्रॉन बनेगा और वो उसके सेंटर में कार्बन मौजूद होगी डायमंड की। यानी कि इसमें जो कार्बन है डायमंड में वो सेंटर वाली पोजीशन में मौजूद होगी। उसी तरह जिस तरह ऑक्सीजन मौजूद है, ये देखिए जिस तरह ये ऑक्सीजन मौजूद है वाटर मॉलिक्यूल के सेंटर में, उसी तरह कार्बन भी डायमंड के सेंटर में मौजूद होती है, जिसकी वजह से उन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के साथ मैच करता है। तो इसका जो डायमंड का स्ट्रक्चर हम देखें तो वो जो हेक्सागोनल बनता है। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों के दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस है वो बहुत ज़्यादा होती हैं और उनके जो सेंटर वाले मालिक्यूल हैं, जिस तरह एक ऑक्सीजन है वो वाटर मालिक्यूल में और जो कार्बन है वो डायमंड में, दोनों सेंटर वाली पोजीशन में लोकेट करते हैं। तो उस वजह से दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो भी सिमिलर देखने को मिलता है। तो ये नीचे लिखा होगा कार्बन है जो डायमंड में वो सेंटर में प्रेजेंट होती है, जस्ट लाइक ऑक्सीजन किसमें, वाटर मॉलिक्यूल में, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल होता है। उसके बाद जो वाटर की टेम्परेचर की वैल्यू जो हमने कम की थी
तो वो आइस में कन्वर्ट हो गया था, उसकी डेंसिटी क्या हो गई थी, लो हो गई थी, कम हो गई थी। तो उसकी वजह से फिर क्या होता था, उसकी वजह से फिर ये है कि आप लोगों ने अक्सर ये सुना भी होगा, देखा भी होगा कि सर्दियों में जब पानी के ऊपर ऊपर बर्फ़ बनना शुरू हो जाती है लेक्स या दरियाओं समंदरों में, तो उसके नीचे जो इक्वेटिक लाइफ है वो किस तरह ज़िंदा रहती हैं, तो वो भी इसी वजह से ही ज़िंदा रहती हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आइस की वजह से ही। वो हम देखते हैं कि किस तरह ज़िंदा रहती हैं। अगर हम कोल्ड कंडीशन की बात करें, सर्दियों की बात करें, तो अगर टेम्परेचर वाटर का हो जाता है बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर कोल्ड होना शुरू हो जाता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। अब वही बात, अब पानी और बर्फ़ की बात आ गई है। अब पानी की डेंसिटी ज़्यादा, वो नीचे रहेगा, और जो बर्फ़ है उसकी डेंसिटी लो है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर बाहर का कम हो जाएगा तो जो वाटर ऊपर वाली सरफेस पे होगा वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा तो नीचे वाटर होगा, दोनों की डेंसिटी के फ़र्क की वजह से जो लिक्विड है वो नीचे रहेगा और जो आइस है वो ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगी। अब वो जो वाटर और आइस है दोनों सेपरेट लेयर्स हो गई हैं, ऊपर आइस की लेयर है। अब वो जो ऊपर आइस की लेयर होगी उसने प्रोटेक्ट करना है उन एक्वेटिक लाइफ को जो उस पानी के अंदर रह रही है। अब वो जो लेयर बनी थी ना ऊपर उसकी आइस की, उसने एक्ट करना है एज आ इंसुलेटिंग लेयर ऑफ आइस, यानी कि उसने इंसुलेटर का काम करना है। यानी कि वो जो बाहर से टेम्परेचर की वैल्यू है वो अंदर नहीं होगी, दोनों का टेम्परेचर है वो डिफरेंट होगा। एक्सटर्नल टेम्परेचर की वैल्यू और होगी और इंटरनल की और होगी। वो किस वजह से, वो जो ऊपर लेयर बनी थी आइस की उस वजह से बाहर का टेम्परेचर लो होगा और अंदर का टेम्परेचर वही होगा जो पहले था। और उसके बाद जो नीचे रहने वाली चीज़ें हैं, जिस तरह एक्वेटिक लाइफ है, फिशेस वगैरह हैं और दूसरी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरह ही अपना जो हस्ब मामूल अपनी जो रेगुलरिटी है उसके मुताबिक ही वो अपने काम सर अंजाम देंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जब टेम्परेचर या सर्दियाँ होती हैं तो जो लेक्स वगैरह होती हैं, समंदर होते हैं, दरिया होते हैं, उसके ऊपर जो बर्फ़ की लेयर बन जाती है तो जो नीचे एक्वेटिक लाइफ होती है उनको मुश्किल पेश आती है, लेकिन बर्फ़ की वजह से उनको किसी किस्म की कोई दिक्कत या मुश्किल पेश नहीं आती। बाहर का टेम्परेचर जो होता है वो कोल्ड होता है और लेकिन जो अंदर का टेम्परेचर है वो वार्म ही होता है। और ये भी किसकी मरहून मिन्नत है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो इस तरह से वो उन एक्वेटिक लाइफ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम कोल्ड कंडीशन से। उसके बाद आ गया क्लेंसिंग एक्शन, यानी कि ये जो हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं उसमें एक पॉइंट ये भी है कि ये एक्ट एज आ क्लिनसिंग एक्शन, जिसमें आप सोप और डिटर्जेंट्स की बात करेंगे। अब ये शुरू करने से पहले आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि सोप और डिटर्जेंट क्या होते हैं, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। बच्चों सोप है वो आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा कि वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, और जो डिटर्जेंट्स हैं ये पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। दोनों का काम एक ही है, दोनों ने क्लीनिंग पर्पस ही के लिए यूज़ किया जाता है दोनों को। तो दोनों का काम क्या है, क्लीनिंग पर्पस, सोप और डिटर्जेंट का। अगर सोप को देखा जाए तो ये लेस रिएक्टिव है, डिटर्जेंट्स को देखा जाए तो ये मोर रिएक्टिव है, क्योंकि जो कोई चीज़ पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो डिटर्जेंट्स हैं ये पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है ये बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सोप के। और अब हम इसकी बात करें सोप और डिटर्जेंट्स की, जो आपकी बुक के मुताबिक चलते हैं, तो इसके दो एंड्स होते हैं। एक इसका पोलर एंड होता है, वो किस वजह से है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। और दूसरा एंड इसका नॉन पोलर है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है। कहने का मतलब ये हुआ कि
सोप और डिटर्जेंट्स की अगर बात की जाए तो इसके कितने एंड्स हैं? 2 एंड्स हैं, एक है पोलर और दूसरा है नॉन पोलर। और इन्हीं 2 एंड्स की वजह से फिर हम सोप और डिटर्जेंट्स को यूज़ करते हैं एज आ क्लीनिंग एक्शन या क्लिनसिंग एक्शन, जिसकी वजह से हम वॉशिंग वगैरह का भी काम ले सकते हैं। जो कपड़ों वगैरह में वो जो स्टेन्स या दाग वगैरह होते हैं वो इससे आप इजीली रिमूव कर सकते हैं कि वो उसका जो पोलर एंड है वो इसके पोलर एंड के साथ और जो नॉन पोलर एंड है वो इसके नॉन पोलर एंड के साथ मिलके उस कपड़ों में से इजीली रिमूव हो सकता है। तो इस वजह से हम इसको एज आ वॉशिंग पर्पस भी यूज़ करते हैं। और एंड पे बात ये रही कि हमने जो पीछे स्ट्रक्चर पढ़ा है आइस उसका वाटर का, ये वाटर का स्ट्रक्चर था। अब जब हम इसका टेम्परेचर लो कर देंगे तो इसके मॉलिक्यूल की रेगुलरिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, उनके दरमियान फ्री स्पेस भी ज़्यादा हो जाएगी। तो यही वाला जो वाटर का हमने स्ट्रक्चर ये पढ़ा है यही कन्वर्ट हो जाएगा आइस का स्ट्रक्चर। तो ये आइस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने आइस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। आइस का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल उसी तरह ही है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि उसके जो मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान फ्री स्पेस ज़्यादा हो गई है, इनकी जो रेगुलरिटी है, इनके जो मॉलिक्यूल की रेगुलरिटी है वो भी ज़्यादा हो गई है। तो इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है आइस का, ये क्या है? ये आइस का स्ट्रक्चर है, आइस का स्ट्रक्चर है ये। तो जो हमने वाटर का स्ट्रक्चर पढ़ा था वो उसको थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके तो ये किसका स्ट्रक्चर बन जाता है? ये आइस का स्ट्रक्चर बन जाता था। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। आई रियली विश यू पीपल गेट समथिंग फ्रॉम हियर एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।